हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो। जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। फ्रेंड्स, in previous lecture we will discuss about introduction of control and coordination in plants, tropic movements, gnostic movements and plants हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स, जिसमें फाइटो हार्मोन्स में हम लोग ऑक्जिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन के बारे में देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, जंतुओं में समन्वय और नियंत्रण के बारे में चर्चा करेंगे, समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम में, आप में और अन्य जंतुओं में ये समन्वय और नियंत्रण किस प्रकार से होता है। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम की हम बात करें, मानव तंत्रिका तंत्र की बात करें, तो जंतुओं में विभिन्न प्रकार के शारीरिक क्रियाओं के बीच समन्वय एवं नियंत्रण दो प्रकार से होता है। पहला नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसे हिंदी में तंत्रिकीय समन्वय एवं नियंत्रण कहते हैं, और दूसरा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रासायनिक समन्वय एवं नियंत्रण कहते हैं। निम्न श्रेणी के जंतु में तंत्रिका तंत्र सरल या बिल्कुल अभाव होता है या अल्प विकसित होते हैं, जबकि हाइड्रा में सिर्फ तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। वहीं हायर वर्टिब्रेट, उच्च श्रेणी के जंतुओं में तंत्रिकाएं मिलकर एक सुव्यवस्थित तंत्र का निर्माण करती है, जिसे तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम कहते हैं। रासायनिक समन्वय एवं नियंत्रण एक विशेष प्रकार के रसायन, जिसे हार्मोन्स कहते हैं, उसके द्वारा होते हैं। तो तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? यदि आपसे यह पूछा जाए कि तंत्रिका तंत्र को परिभाषित करें, डिफाइन द नर्वस सिस्टम, तो आप क्या बोलेंगे? मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने, समझने और किसी चीज को याद रखने के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों का नियंत्रण तथा वातावरण में सामंजस्य स्थापित करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तो बच्चों, मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने, समझने और किसी चीज को याद रखने के साथ साथ शरीर को विभिन्न अंगों का नियंत्रण तथा वातावरण में सामंजस्य स्थापित करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। आप तंत्रिका तंत्र के परिभाषा को लिख लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे तंत्रिका के बारे में। तो न्यूरॉन या नर्व सेल्स, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्रायः पूछा जाता है बोर्ड में कि तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, तो इसका आंसर होगा न्यूरॉन। बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कभी कभी न्यूरॉन और नेफ्रॉन में। तो नेफ्रॉन किडनी की इकाई है, यानी उत्सर्जन तंत्र की इकाई है, या किडनी की इकाई है नेफ्रॉन, जबकि तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होता है? न्यूरॉन। इसलिए आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चे। मनुष्य के शरीर में 95 से लेकर 100 बिलियन तक न्यूरॉन पाए जाते हैं। 95 से लेके 100 बिलियन। सिर्फ मस्तिष्क में, ब्रेन में लगभग 85 बिलियन जो है तंत्रिका पाए जाते हैं। इसकी लंबाई कुछ माइक्रोन से सेंटीमीटर में हो सकते हैं। कुछ तंत्रिका, कुछ न्यूरॉन्स 90 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। और मानव शरीर में
सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन ही है। न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। न्यूरॉन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में सूचनाएं संवेग के रूप में संचारित करते हैं। संवेगों का संचरण न्यूरॉन द्वारा विद्युतीय संवेग के रूप में होता है। इस तरह से हमारे शरीर में न्यूरॉन्स का जाल बिछा हुआ है। बिलियंस न्यूरॉन्स नर्व सेल्स हमारे पूरे शरीर में जाल के रूप में बिछा हुआ है और ये सूचनाएं जो है संवेग के रूप में ट्रांसफर करती है, एक जगह दूसरे जगह भेजती है। कभी कभी आप महसूस करते होंगे कि किसी गर्म चीज को छूते हैं और हाथ हटा लेते हैं, या चलते चलते अगर कांटा चुभता है तो आप पैर जल्दी से हटा लेते हैं। कैसे होता है? इस चुभन जो का एहसास जो है, आपका पैर जो रिसेप्टर ऑर्गेन्स है, अगर उसमें चुभन हुई तो वहां से यही न्यूरॉन्स जो है उस इंफॉर्मेशन को लेकर के सेंटर तक पहुंचाता है, ब्रेन तक पहुंचाता है, और वहां डिसीजन होता है कि यह कष्टदायी चीज है और आप पैर हटाते हैं। तो ये नोट कर लिए बच्चों। अब हम लोग बात करें कि मनुष्य में ज्ञान इंद्रियां कितने होते हैं? सेंस ऑर्गन्स आप लोग जानते हैं 5। कितने होते हैं? 5 ज्ञान इंद्रियां होता है, जिससे हम लोग प्रकाश देखने का काम, सुनने का काम, स्वाद लेने का काम, सूंघने का काम और ताप का अनुभव, गर्मी और ठंडा का एहसास करते हैं। तो हमारे शरीर में क्या 5 तरह के संवेदन ग्राही ज्ञानेंद्रिया या पहला कौन है? फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर। दूसरा है फोटो यानी प्रकाश देखने का काम, गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर यानी ये जो है गस्टेटरी रिसेप्टर यानी जो जीभ से हम स्वाद लेते हैं। उसके बाद है फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर यानी फोन सुनने का काम यानी कान। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। और 5वां जो स्किन होते हैं, जो ठंडा गर्म गर्म का जो एहसास होता है, यह है थर्मो रिसेप्टर। इसे हिंदी में क्या कहेंगे? तो हिंदी में फोटो रिसेप्टर, प्रकाश ग्राही ज्ञान इंद्रिया। प्रकाश ग्राही ज्ञान इंद्रिया। दूसरा है गस्टेटरी रिसेप्टर, स्वाद ग्राही ज्ञान इंद्रिया। तीसरा है फोनो रिसेप्टर, ध्वनि ग्राही। ज्ञान इंद्रिया। उसके बाद ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, घ्राण। घ्राण ग्राही ज्ञान इंद्रिया। और अंतिम है थर्मो रिसेप्टर, ताप ग्राही ज्ञान इंद्रिया। तो इस तरह से हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में संवेदन ग्राही जो सेंस जो ऑर्गेन्स है, ये 5 होते हैं। कौन कौन? तो प्रकाश ग्राही में क्या होगा? आंख। ये क्या है? आंख। स्वाद ग्राही यानी जीभ, टंग, ये हो गया
टंग, और ये हो गया आई। ध्वनिग्राही यानी कान, ईयर। घ्राणग्राही स्मेल, स्मेल, ये हो गया नाक यानी नोज। और तापग्राही यानी त्वचा, स्किन। तो ये 5 जो है सेंस ऑर्गेन्स है हमारे शरीर में। इसके माध्यम से डिफरेंट इंफॉर्मेशन, चाहे वह प्रकाश है, किसी वस्तु को देखने का काम हो, टेस्ट लेने का काम हो, हियरिंग का काम हो, स्मेलिंग का काम हो, या फिर हीट एंड कोल्ड फीलिंग का काम हो, इस तरह से सेंस ऑर्गन के द्वारा हम लोग जो है विभिन्न तरह की सूचनाएं प्राप्त करते हैं। नोट कर लिए बच्चों। अब हम लोग आगे बात करेंगे तंत्रिका कोशिका की संरचना, और जो बोर्ड में प्रायः पूछे जाते हैं कि न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाएं और उसे डिफरेंट भाग, उसके विभिन्न भागों को दर्शाएं। तो तंत्रिका तंत्र की संरचना में हम जानते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है। तो इसका यूनिट होता है न्यूरॉन। क्या होता है? न्यूरॉन, या इसको नर्व सेल भी कहते हैं। और इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग को हम सेल बॉडी या साइटोन बोलते हैं। सेल बॉडी और साइटोन। दूसरे भाग को डेंड्राइट्स, और तीसरा भाग एक्सन कहलाता है। तो ये कोशिका काय है। और डेंड्राइट्स को हिंदी में द्रुमिकाएं बोलते हैं। द्रुमिकाएं। और एक्शन को हिंदी में तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। तो इसे समझने के लिए हमें एक तस्वीर बनाना होगा न्यूरॉन्स का, ताकि ये स्पष्ट रूप में समझ में आ जाए। चलिए एक तस्वीर बनाते हैं, बहुत आसान है। यही जो है तस्वीर है, और इसमें इसको साइटोन बोलते हैं। सेल बॉडी को क्या बोलते हैं? साइटोन बोलते हैं। इस साइटोन के अंदर क्या होता है? तो इसमें साइटोप्लाज्म होते हैं, ये इसमें न्यूक्लियस होते हैं, केंद्रक होते हैं। इसे डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। और ये जो लंबी है नलिया, इसको एक्शन बोलते हैं। इसके ऊपर एक्सॉन बोलते हैं, और ये एक्सॉन नॉब है। इसके बीच में जो ये नोड्स बनते हैं, इसको नोड ऑफ रैनवियर इसे बोलते हैं।
और उसके बाद माइलिन शीथ जो है से घिरा होता है और उसमें न्यूरोलीमा नाम के सब्सटेंस भरे होते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़े होते हैं, तो यहाँ जुड़ाव के बीच में जो गैप बनता है इसे सिनेप्स कहते हैं। और ये साइटोन के बीच में जो ग्रैनुल्स होते हैं जिसे निसल कणिकाएं या निसल ग्रैनुल्स कहते हैं। तो इस तरह से इस रचना को देखें बच्चों, तो प्रत्येक न्यूरॉन में एक ताराकाय स्टार शेप्ड कोशिकाकाय सेल बॉडी होता है और उसके अंदर जो है द्रव पाया जाता है, साइटोप्लाज्म, एक केंद्रक पाए जाते हैं और इसमें निसल पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इस साइटोन से कई लंबी लंबी पतली अक्ष निकले होते हैं, लेकिन एक अक्ष जो लंबे रूप में होता है उसे एक्सॉन या अक्ष कहते हैं। इसके अलावा साइटोन्स के से ब्रांच जो है अंगुली नुमा प्रवर्ध के रूप में जो निकले होते हैं, शाखित होते हैं, जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं। और यही डेंड्राइट्स जो है इम्पल्सेस को गेन करते हैं। आवेग में जो होता है इम्पल्स होता है, इसी डेंड्राइट्स जो है उसको कैच करते हैं और उसको फिर ट्रांसफर करते हैं। एक्शन अपने अंतिम छोर पे ब्रांच हो जाता है, शाखित हो जाते हैं, जिसे एक्शन नॉब के रूप में अंतिम भाग को कहते हैं। और इस तरह से एक्शन दूसरे न्यूरॉन से जुड़े होते हैं। इस बीच में एक छोटा सा गैप बनता है और उस गैप को क्या कहते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। तो इस तरह से इसी स्थान पर एक्शन की स्वतंत्र शाखाएं, इंडिपेंडेंट ब्रांचें एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ, केमिकल सब्सटेंस निकालते का सीक्रेट, जिसे एसिटिकोलिन कहते हैं, एसाइटोकोलिन बोलते हैं। एसाइटोकोलिन वो साबित करते हैं जो तंत्रिका आवेग को, एक्शन को एक दूसरे न्यूरॉन और डेंड्राइट्स तक पहुंचाते हैं, आगे तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। इस तरह से एक्शन के चारों ओर एक शीथ होता है, एक श्वेत चर्बीदार पदार्थ घिरा होता है और जिसे मेडुलरी या माइलिन शीथ बोलते हैं। और उसके अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं उसे न्यूरोलीमा कहते हैं। माइलिन शोथ के बीच में जो न्यूरोलीमा है वो उसे शॉक से बचाता है, साथ साथ मैसेज को आगे ट्रांसफॉर्म करता है। इस तरह से तंत्रिका का जाल, न्यूरॉन्स का जाल पूरे शरीर में फैला होता है और सूचनाओं का एक दूसरे से जुड़ाव होता है। जब सूचना एक्सेप्ट करता है, रिसेप्टर करता है, तो वो आगे बढ़ाते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है। जिस तरह से आप देखते हैं कि एक पाइप, जब यहाँ कोई पंप सेट है और यहाँ से एक मुख्य पाइप जोड़ते हैं, वहां से फिर और ब्रांचेज होता है, उस और ब्रांचेज नली जो है खुली होती है और पूरे जाल होता है। इसी तरह से न्यूरॉन्स का जाल हमारे शरीर में पाया जाता है और लगभग बिलियन की संख्या में हमारे शरीर में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो अब हम लोग नर्वस सिस्टम के कितने प्रकार के होते हैं उसे हम देखेंगे। मानव तंत्रिका तंत्र के भाग की चर्चा करने से पहले अगर आपसे यह पूछा जाता है कि फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम क्या है, तंत्रिका तंत्र के कार्य क्या है, तो क्या बताएंगे? यह अंगों के भिन्न भिन्न क्रियाओं को संचालित एवं नियंत्रित करते हैं। पूरे अंग, शरीर के जितने भी अंग हैं, यह अंगों के भिन्न भिन्न क्रियाओं को संचालित एवं नियंत्रित करते हैं। उसके बाद यह समस्त मानसिक कार्यों का, मेंटल फंक्शन का भी नियंत्रण करते हैं। तीसरा, यह जंतुओं को बाहरी वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। यानी वातावरण में जो स्थिति होती है, जो उद्दीपन होता है, उसके अनुसार जीव रेस्पॉन्ड करते हैं। यानी जंतुओं को बाहरी वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया करने में मदद करते हैं। इसके अलावा यह विभिन्न ग्रंथियों एवं ऊतकों के कार्यों में समन्वय बनाकर शरीर के आंतरिक पर्यावरण का नियमन करते हैं। यानी यह हमारे शरीर के आंतरिक जो पर्यावरण है उसको भी यह रेगुलेट करता है।
हम लोग बात करें पार्ट्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, मानव तंत्रिका तंत्र के भाग, तो मानव तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं। पहला CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हिंदी में इसे कहेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और तीसरा है ANS, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, स्वायत्त या स्वचालित तंत्रिका तंत्र। तो इस तरह से 3 तरह के तंत्रिका तंत्र होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत क्या है, यह संपूर्ण मानव शरीर का जो है स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है, यानी संपूर्ण शरीर और स्वयं तंत्रिका तंत्र पर यह नियंत्रण करता है। संपूर्ण तो ये संपूर्ण तंत्रिका तंत्र जो है संपूर्ण शरीर पर और स्वयं पर नियंत्रण ये करता है। उसके बाद मस्तिष्क और मेरु रज्जु का यह निर्माण करता है। मस्तिष्क, ब्रेन जो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण, और स्पाइनल कॉर्ड का यह निर्माण करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो परिधीय या मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नर्व्स है तंत्रिकाओं से वो बनता है और शरीर के विभिन्न भागों को CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जोड़ता है। और अंतिम जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यह स्वायत्त होते हैं, अनैच्छिक तंत्रिकाओं द्वारा यह संतुलित होते हैं और यह मस्तिष्क और मेरुरज्जु के कुछ भाग से ही बने होते हैं। अब हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें मुख्य रूप से ब्रेन आते हैं, उस पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में के 2 मुख्य अंग आते हैं, उसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन यानी मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन के बारे में कहा जाता है कि मस्तिष्क का यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कोमल अंग है और हमारे शरीर के संपूर्ण कार्यों का नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा होता है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं हमारे शरीर का, हेड मास्टर्स होते हैं। तो यह इसी के द्वारा हमारे शरीर में या तंत्रिकीय नियंत्रण हो या हार्मोनल नियंत्रण हो, लेकिन सबको कंट्रोल मुख्य रूप से हमारा मस्तिष्क करता है। तो मस्तिष्क मानव शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग है। मस्तिष्क मानव शरीर का केंद्रीय, सेंट्रल सूचना एवं प्रसारण अंग है। तो मस्तिष्क के द्वारा ही सूचनाओं का संग्रहण और प्रसारण होता है। यह आदेश एवं नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। यह आदेश एवं नियंत्रण तंत्र के आलोक में कार्य करता है। तो मस्तिष्क के बारे में स्वाभाविक हमें जानना बहुत जरूरी है। कहाँ स्थित होता है, यह कहाँ होता है, इसका लोकेशन क्या है। तो ये कहाँ लोकेटेड होते हैं, तो मस्तिष्क हमारा ये है, ये नहीं है बच्चों, ये तो खोपड़ी है, ये स्कल है,
इतना चोट हमारा मस्तिष्क नहीं सहेगा। हमारा मस्तिष्क इस स्कल, जो इंग्लिश में हम लोग स्कल बोलते हैं, बायोलॉजी में इसे हम बोलेंगे क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स। तो हमारा ब्रेन कहाँ सुरक्षित होता है? क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स। 8 बोन्स यानी 8 हड्डियों का बना यह बक्सा है क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स, और इसी में हमारा मस्तिष्क के अत्यंत कोमल होता है। इतनी चोट भी बच्चों नहीं सह पाएगा, इसीलिए बहुत इसे सर कहीं से कुछ होता है तो सबसे पहले हम सर बचाते हैं, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट पार्ट है और हमारे पूरे फंक्शन को रेगुलेट करता है। इसका वजन कितना होता है? वेट, इसका वजन 1 किलो 200 ग्राम से 1 किलो 400 ग्राम तक होता है। तो 1 किलो 200 से 1 किलो 400, लेकिन औसतन कहा गया है कि 1 किलो 400 के आसपास औसतन एवरेज जो है 1 किलो 400 ग्राम जो है पाया जाता है। ऐसे अगर कंपटीशन में पूछा जाता है कि मानव शरीर का वजन कितना होता है, और अगर उसमें ऑप्शन 1 किलो 200, 1 किलो 300, 1 किलो 400 और 1 किलो 500 है, तो वहां हम 1 किलो 500 ग्राम देंगे। यानी मानव मस्तिष्क का वजन 1.5 किलो होता है। कितना होता है? 1.5 kg। ये किस चीज से कवर होता है? तो कवर्ड विथ मेनिंजेज। ये मेनिंजेस से ढका होता है, और मेनिंजेस 3 लेयर होते हैं, ड्यूरामीटर, आर्केनोइड और पायामीटर। मेनिंजेस 3 तरह के होते हैं, पहला ड्यूरामीटर, दूसरा आर्केनोइड और तीसरा पायामीटर। मेनिंजेस जो है प्रोटेक्ट, ये एक्सटर्नल शॉक से प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स, या बाहरी चोट से यह बचाता है, क्योंकि इसमें मेनिंजेस और ब्रेन के बीच में फ्लूइड होते हैं, जिसे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या होता है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये मेनिंजेस और ब्रेन के बीच में ये द्रव भरा रहता है, और इसी के लिए हमें चोट से, बाहरी आघात से ब्रेन का बचाव होता है। एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्रेन क्या होता है? एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्रेन, ब्रेन का औसतन आयतन कितना होता है? तो 1650 1650 ml। ये ब्रेन का औसतन वॉल्यूम आयतन होता है। इसका मतलब ब्रेन बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है हमारे शरीर का, और मानव मस्तिष्क के जो है वो सभी प्राणियों से अधिक विकसित होते हैं। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने से बहुत बड़े बड़े जंतु जैसे हाथी, ऊंट, बाघ, चीता, इस सब को अपने आप बस में करते हैं, क्योंकि आपके पास ब्रेन है। तो हम लोग अब ब्रेन पे डिटेल्स पढ़ेंगे। ह्यूमन ब्रेन। तो फ्रेंड्स, ब्रेन के 3 भाग होते हैं। पहला जो है फोर ब्रेन, जो सामान्य अंग्रेजी के टर्म्स है फोर ब्रेन, लेकिन इसका जो बायोलॉजिकल टर्म है वह प्रोजेंसेफेलॉन, और हिंदी में इसे कहते हैं अग्र मस्तिष्क। दूसरा जो ब्रेन है मिड ब्रेन, और बायोलॉजिकल टर्म उसके लिए है मेजेंसेफेलॉन, और हिंदी में उसे कहते हैं मध्य मस्तिष्क। तीसरा
हाइंड ब्रेन, बायोलॉजिकल टर्म रोम्बेनसेफेलॉन, और हिंदी में इसे पश्च मस्तिष्क कहते हैं। फोर ब्रेन जो अग्र मस्तिष्क है, ये इसके दो भाग होते हैं, सेरेब्रम और डायनसेफेलॉन। और हाइंड ब्रेन के दो भाग होते हैं, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम पोन्स वैरोलाई और मेडुला ऑब्लांगाटा में विभाजित होते हैं। इस तरह से फोर ब्रेन में जो सेरेब्रम होता है, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ये ब्रेन है, और यहां से लेकर के यहां तक, यानी 2/3 पार्ट ब्रेन का, 2/3 पार्ट, 2/3 भाग केवल सेरेब्रम होता है। और इसी सेरेब्रम में बुद्धि और चतुराई का यह केंद्र होता है। यहीं से हमारी इंटेलिजेंस वगैरह का जो है पता चलता है। फोर ब्रेन का जो सेरेब्रम है, जो 2/3 पार्ट में बटा होता है, वह एक सेप्टम पट्टी द्वारा लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में बटा होता है, और एक खांच के द्वारा एक दूसरे से अलग होता है, जिसे कॉर्पस कैलोसम, तो कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। और ये गोलार्ध जो लेफ्ट और राइट में अनेक अनियमिताकार जो है इरेगुलर शेप में उभार होती है, जिसे गाइरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाइरस। और दो गाइरस के बीच में जो अवनमन होता है, जो डिप्रेशन होता है, उसे सल्कस कहते हैं। और इन्हीं के कारण प्रमस्तिष्क जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, उसका बाहरी सरफेस बढ़ जाता है, और कॉर्टेक्स में सेरेब्रम का बाहरी जो मोटा धूसर भाग है, वो शारीरिक क्रियाओं का समन्वय और नियंत्रण करता है। सेरेब्रम जो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और जो अग्र मस्तिष्क का भाग है, यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, और मानव में किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति, किसी कार्य को करने की प्रेरणा, घृणा, स्नेह, भय, हर्ष और कष्ट जैसे अनुभव जो है सेरेब्रम द्वारा ही होता है। यानी व्यक्ति में यह कहे तो अधिकांश कार्यों का संपादन सेरेब्रम द्वारा होता है, जो 2/3 पार्ट है। इस तरह से, और इसमें दूसरा पार्ट डायनसेफेलॉन होता है। डायनसेफेलॉन जो यह अग्र मस्तिष्क का ही एक भाग है, और जो सेरेब्रम से ढका होता है, और इसका जो मुख्य कार्य है, यह अधिक और कम ताप के प्रभाव का आभास होता है। इससे दर्द, ताप का आभास सबको शरीर में डायनसेफेलॉन से होता है। इसके बाद है मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन या मेजेंसेफेलन। ये मिड ब्रेन बहुत छोटा सा भाग जो है, ये मिड ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है। और मिड ब्रेन जो है, यह मस्तिष्क स्टेम, ब्रेन स्टेम का ऊपरी भाग है। ब्रेन स्टेम नीचे, इसके ऊपर यह स्थित होता है, और इसमें अनेक तंत्रिका कोशिकाएं का समूह उपस्थित होती है। मिड ब्रेन का जो काम है, वह मुख्य रूप से संतुलन और आंख की जो पेशियां है उसको नियंत्रित करते हैं, यानी सेंस ऑफ साइट कह सकते हैं। इसके बाद यह पश्च मस्तिष्क है, हाइंड ब्रेन है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, सेरेबेलम, पोन्स वैरोलाई और मेडुला ऑब्लांगाटा। ये और ये हाइंड ब्रेन के पार्ट है, और इसे पोन्स वैरोलाई, मेडुला ऑब्लांगाटा, ये सेरेबेलम है, यहाँ पोन्स वैरोलाई है, और ये मेडुला ऑब्लांगाटा है। तो इस तरह से इसे अनुमस्तिष्क या पश्च मस्तिष्क कहते हैं। ये हमारे शरीर का पोस्चर, कैसे खड़ा होना है, कैसे चलना है, यानी समन्वय और संतुलन। ऐच्छिक पेशियां जो होती है, ऐच्छिक पेशियां की गतियों का भी यह नियंत्रण करता है। यदि मस्तिष्क से
सेरेबेलम को नष्ट कर दिया जाए तो ऐच्छिक जो गतियां हैं वह संभव हो जाएगी। यानी हम किसी हाथ से किसी चीज को अगर हाथ से हम पकड़ें तो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, हम चलेंगे तो इस तरह से हिलने लगेंगे, और इस तरह से अगर हम कुछ पानी पीते हैं तो फिर उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। तो ये देखा गया है और आपने देखा है कि यहाँ पर जो है छोटा दिमाग होता है, और लोग कहते हैं कि छोटा दिमाग बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? तो अग्र मस्तिष्क से हमने देखा कि सोचने समझने, इंटेलिजेंसी, रीजनिंग, हेट, लव, ये सब का केंद्र अग्र मस्तिष्क है। लेकिन हम बोलते हैं या खाते हैं या पीते हैं या हार्ट बीट है या सांस लेते हैं, इन सब में जो बैलेंस जो है, इक्विलिब्रियम स्टेट्स में कोऑर्डिनेशन का काम जो है, संतुलन का काम जो है, हाइंड ब्रेन है। तो यहाँ अगर किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो देखते हैं पानी नहीं होता है, वोमिटिंग होती है, यानी हमारा जो फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए हाइंड ब्रेन कहा गया है कि बहुत महत्वपूर्ण है, और समन्वय और नियंत्रण, अगर इसमें चोट लग जाएगी तो हम सीधा से चल नहीं पाएंगे, हम सीधा से बोल नहीं पाएंगे। अगर ऐसे ये कलम पकड़ना तो इस तरह से इसको ये कहीं ना कहीं हाइंड ब्रेन के कारण ऐसा होता है। तो इस तरह से हाइंड ब्रेन में जो है, जो सेरेबेलम जो है, ये हमारा बैलेंसिंग का काम करता है। इसके बाद जो है ब्रेन स्टेम जो है, ये ऑर्बेलाई ये आते हैं, और ये क्या करता है, ये मेडुला ऑब्लांगाटा में श्वसन, रेस्पिरेशन को, ये जो पॉन्स वाल्वलाई है ये हमारे रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है, श्वसन क्रिया को रेगुलेट करता है। और अंत में जो मेडुला ऑब्लांगाटा है, इस तरह से यह पूरे शरीर के जो हमारे श्वसन है, जो धड़कन है, हमारे उल्टी है या जो प्रतिवर्ती क्रिया हो, इसका यह नियंत्रण करता है। तो अब प्रश्न उठता है कि आपसे यह कहा जाए कि मस्तिष्क के कौन कौन से कार्य है। तो फ्रेंड्स, फंक्शन ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क के क्या कार्य है। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में मस्तिष्क बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में का जो मुख्य अंग है वह मस्तिष्क है, और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड है। तो आखिर मस्तिष्क कौन कौन से कार्यों का संपादन करते हैं? तो पहला है रिसीव इम्पल्सेस, यानी संवेगों का ग्रहण करना, यानी जो इफेक्टर्स है, ग्राही अंग है, और विभिन्न प्रकार के सूचनाओं को, चाहे वह त्वचा हो या फिर अन्य अंग हो या मांसपेशी हो, तो विभिन्न प्रकार के जो सूचनाएं होते हैं उसको वो ग्रहण करके और सेंसरी न्यूरॉन्स के द्वारा आगे बढ़ाते हैं। दूसरा जो काम है, कोरेस्पॉन्डिंग टू द इम्पल्स रिसीव्ड, ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया। तो कौन कौन से स्टिमुली जो है, उद्दीपन रिसेप्टर ऑर्गन द्वारा, ग्राही अंग के द्वारा ग्रहण किए गए हैं, और उसको मस्तिष्क में क्या है कि मस्तिष्क के अंदर उसका डिसीजन होता है कि ये जो सूचना, मान लीजिए कि अभी हाथ कहीं जल गया है तो उसको हटाना है वहां, या कांटा चुभ गया तो क्या निर्णय, वहां तुरंत हटाना है। तो इस तरह से ग्रहण जो किए गए हैं सूचनाओं, उसके ऊपर डिसीजन, विश्लेषण होता है, एनालिसिस होता है, और एनालिसिस होने के बाद उसको उस पर एक आदेश दिया जाता है उसको क्या करना है। तीसरा है कोरिलेटिंग वेरियस इंपल्सेस, इस मस्तिष्क में एक साथ कई तरह की सूचनाएं भी एकत्र होती है। कभी हम कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ टच कर रहे हैं, और उन सारे सूचनाओं को एक साथ में कोरिलेट करके उस पर डिसीजन लिया जाता है। एक कोरिलेशन उसमें होता है। ये मस्तिष्क का ही काम है कि सूचनाओं के बीच में कोरिलेशन करना और उस पर निर्णय लेना। और अंतिम स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी मस्तिष्क जो सूचनाओं का भंडार करते हैं। तब तो आप शुरू हो जाते हैं और 1 से 2 घंटा किसी विषय वस्तु पर बोल देते हैं। आप किसी टॉपिक्स पे 3-3, 4-4 घंटा तक आप काम करते हैं, 3-3 घंटा अलग आप परीक्षा देते हैं। आप एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठते हो 3 घंटा कहाँ से आप लिखते हैं? इस स्टोरेज से। यहाँ ये जो आपका मस्तिष्क है, इसमें जो चेतना या ज्ञान का भंडार कहा गया है ये, और इसी में जो आपकी ज्ञान और समझ तथ्य जमा है, और आप जब डिलीवर करते हैं या फिर आप निकाल कर लिखते हैं। परीक्षा भवन में जब 3-3 घंटा आप लिखते हैं, कहाँ से लिखते हैं?
आपका मस्तिष्क में जो स्टोरेज है, भंडारण है, उस आप इस तरह से रिसीव इम्पल्सेस, रेस्पॉन्डिंग टू द इम्पल्सेस रिसीव्ड, कोरिलेटिंग वेरियस इम्पल्सेस एंड स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशंस, दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ ब्रेन। अब हम लोग बात करेंगे ब्रेन। तो ब्रेन से जुड़ी हुई एक और चीज है जो नट सेल में हम क्या करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में सेरेबेलम था, डायनसेफलन था, हाइंड ब्रेन में मेडुला ऑब्लांगाटा था, सेरेबेलम था, पोन्स वेरुलाई था। तो इसको नट सेल में कार्य को याद करने के लिए हमको ये बहुत अच्छा तरीका है, फोर ब्रेन, जिसको प्रोजेंसेफेलॉन बोलते हैं, और इसका मेन काम है बच्चे सेंस ऑफ इंटेलिजेंस। सेंस ऑफ इंटेलिजेंस अग्र मस्तिष्क का काम है। इसके अंदर तीव्रता, आपकी टैलेंट, आप में लव, आप अफेक्शन, आप रीजनिंग, आप आंसरिंग, आप फीलिंग, ये सभी फोर ब्रेन से करते हैं। दूसरा मिड ब्रेन का काम है सेंस ऑफ साइट, यानी देखने का काम में मदद कौन करते हैं, मिड ब्रेन करते हैं। इसका मतलब हम देखते ब्रेन से है। और तीसरी बात सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, हाइंड ब्रेन जो है रोमेंसेफेलॉन, ये सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में इक्विलिब्रियम करता है। हम जितने भी कार्य हमारे द्वारा संपादित होते हैं उसमें सामंजस्य स्थापित करने का काम हाइंड ब्रेन में करते हैं। एक और प्रश्न उठता है बच्चों, क्या हम मस्तिष्क से देखते हैं? तो आप सोचिए, कभी कक्षा में बैठे होते हैं या कभी घर में अकेले होते हैं और किसी चीज को देखते भी रहती है, और ऐसे, यानी आपकी नजर किसी वस्तु पे है लेकिन आप वहां देख नहीं रहे हैं क्योंकि आप मस्तिष्क से सोच रहे हैं। तो आंख एक माध्यम है, लेकिन व्हाट इज दिस, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, व्हाट इज द कलर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इसका डिसीजन कौन करता है, मस्तिष्क करता है। यानी वह बोतल है, ये कलम है, ये व्हाइट बोर्ड है, इसका डिसीजन कौन करता है, मस्तिष्क करता है। इसलिए सेंस ऑफ साइट भी जो है हमारा मिड ब्रेन का काम करते हैं बच्चों। अब हम लोग ये जो नर्व्स जो काम करते हैं, न्यूरॉन्स डिफरेंट मैसेज को, डिफरेंट इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, तो वैसी स्थिति में ये कैसे काम करते हैं, तो इसी के लिए एक रिफ्लेक्स आर्क, प्रतिवर्ती चाप, और प्रश्न पूछा भी जाता है कि प्रतिवर्ती चाप से क्या समझते हैं, और आवेग संचरण के पथ को आलेख द्वारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करें, एक ग्राफ द्वारा बताएं। तो चलिए बात करते हैं प्रतिवर्ती चाप क्या है। तो न्यूरॉन में आवेग का संचरण एक निश्चित पथ में होता है। न्यूरॉन में आवेग का संचरण एक निश्चित पथ में होता है, जिसे प्रतिवर्ती चाप, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। प्रतिवर्ती चाप के कौन कौन से घटक है, यानी कौन कौन से इसके भाग है जो न्यूरॉन में आवेग का संचरण, यानी इंफॉर्मेशन वहां से लिया गया और उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, सेंटर्स तक भेजना है, तो कैसे, किस रास्ते से, फिर वहां के निर्णय को कैसे भेजा जाता है। तो पहला है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स का मतलब होता है ग्राही अंग, जैसे स्किन्स, आप किसी चीज को छूते हैं, गर्म का एहसास होता है। आपके मसल्स या और भी ऑर्गन्स है जो सूचनाओं को, विभिन्न प्रकार के इंफॉर्मेशंस को, यानी बायोलॉजिकल टर्म कहे तो स्टिमुलस को, उद्दीपन को क्या करते हैं, ये ग्रहण करते हैं। कौन, ग्राही अंग, रिसेप्टर्स, या आपके हाथ है या त्वचा है। उसके बाद दूसरा है संवेदना मार्ग, सेंसरी पाथ। ये क्या करता है, तो ये ग्राही अंगों द्वारा उद्दीपन, इसके द्वारा जो उद्दीपन आए हैं उस उद्दीपन को संचार संवेदी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन जो होता है, इसे संवेदना मार्ग का निर्माण करता है, एक रास्ता बनाता है, उस रास्ते से वो इंफॉर्मेशन आगे जाएगा। इसके बाद नर्व सेंटर, तंत्रिका केंद्र, इट इज द सेंटर वेयर दे जस्टिफाई व्हाट इज द रॉन्ग, व्हाट इज द राइट, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन। तो यहाँ तंत्रिका तंत्र में क्या है, निर्णय लिए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, यहाँ जो है मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड जो है
निर्णय लेते हैं और संवेदना मार्ग से जो आए हैं इंफॉर्मेशन उद्दीपन उसके आदेश भी देते हैं कि चलो जल्दी से हाथ हटाओ, जल रहा है, उफ कांटा चुभ गया, जल्दी से हटाओ। तो आदेश दिया गया, किससे दिया गया? इसके बाद मोटर पाथ, प्रेरक मार्ग है। तो प्रेरक मार्ग का क्या काम है? ये जो सूचनाएं, जो ब्रेन ने डिसीजन लिया कि फौरन हाथ को हटाया जाए या उसको चेंज किया जाए, तो इस आदेशों को प्रेरक न्यूरॉन जो है उसको क्या करते हैं? उसको इफेक्टर्स तक भेजते हैं और अंत में इफेक्टर अहिवाही अंग है जो प्रेरक मार्ग से होते हुए यहाँ पहुंचते हैं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है, जो आदेश होता है, जो निर्णय होते हैं, उसका यह पालन करते हैं। इस तरह से देयर आर 5 पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क दैट आर reflectors, sensory path, nerve centers, motor path, and effectors. All these components coordinates among themselves and provides the path for the impulses, for the transmission of impulses. संवेगों के संचरण के लिए एक पाथ, एक रास्ता प्रदान करते हैं। अब प्रश्न उठता है बच्चों कि इम्पल्स ट्रांसमिशन पाथ किस तरह से, आवेग का संचरण किस प्रकार से होता है? तो एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा यहाँ है। ये स्टिमुली है यानी उद्दीपन है। एटमॉस्फेयर में कौन सा चीज हो रहा है, गर्मी है कि ठंडा है कि चुभन है, क्या चीज है? तो स्टिमुली है। उस स्टिमुली को कौन एक्सेप्ट करता है? रिसेप्टर ऑर्गन। तो स्टिमुली को कौन एक्सेप्ट किया? ग्राही अंग। ग्राही अंग सेंसरी न्यूरॉन्स, उसमें सेंसरी न्यूरॉन्स उसको लेकर के संवेदना मार्ग के माध्यम तक कहां तक पहुंचता है? सेंट्रल नर्व सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। यहाँ डिसीजन लिया जाता है, यहाँ निर्णयन होता है, यही विश्लेषण होता है और उसके बाद इंटर न्यूरॉन, अंतर तंत्रिका कोशिका के माध्यम से प्रेरक न्यूरॉन, फिर प्रेरक न्यूरॉन में जाता है और प्रेरक न्यूरॉन उस इफेक्टिव ऑर्गन तक, अहिवाही अंग तक पहुंचता है, जो आपके मसल्स हो सकते हैं, जो आपके स्किन्स हो सकते हैं या और ऑर्गन्स हो सकते हैं। दैट मीन्स द इम्पल्सेस ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द impulse transmission path can be represented as stimuli, receptor organ, sensory neurons. It is also called afferent neuron, central nervous system, interneurons, motor neurons and effective neurons. फ्रेंड्स, तो आज इस तरह से न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तंत्रिकीय समन्वय और नियंत्रण में हम लोगों ने देखा कि जंतुओं में किस प्रकार से तंत्रिका के माध्यम से समन्वय और नियंत्रण होता है, जिसके लिए हमने देखा कि जंतुओं में, खास करके मनुष्य में, एक वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होते हैं और उस नर्वस सिस्टम का जो इकाई है, जो प्रश्न में पूछे जाते हैं बोर्ड में कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, तो इसका आंसर होता है बच्चों न्यूरॉन, या इसको नर्व सेल्स भी कहते हैं। न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर्स को आपने देखा कि न्यूरॉन्स के 3 भाग होते हैं, साइटोन, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। साइटोन के अंदर आपने देखा साइटोप्लाज्म थे, न्यूक्लियस थे, निसस ग्रेन्यूल्स थे। डेंड्राइट्स जो इंपल्सेस को रिसेप्ट करते हैं और एक्शन जो एक लंबी एक्सिस था, जो आगे एक्सॉन बोले या एक्शन बोले, वो आगे तक जाकर के फिर दूसरे नर्व के डेंड्राइट से जुड़े होते हैं। एक्शन में मैं देखा कि एक सीट होता है, माइलिन सीट होता है, जिसमें न्यूरोलीमा जो है सब्सटेंस भरा होता है, इसमें गैप, और 2 माइलिन सीट के बीच में जो गैप होता है नोड बनता है, इसे नोड ऑफ रेनवियर के नाम से जाना जाता है। एक न्यूरॉन जो इंड करता है वहां सिनेप्स नोड होते हैं और जो गैप बनता है, यानी एक न्यूरॉन जब का एक्शन इंड होता है और दूसरे डेंड्राइट से जुड़ता है तो वहां एक गैप बनता है, इसको सिनेप्स बोलते हैं। इस तरह से आपने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर्स को देखा, इसके फंक्शंस को देखा।
उसके बाद आपने टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम देखा, तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ANS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपने देखा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। और ब्रेन हमारे शरीर का जो ज्ञान का भंडार है, चेतना का केंद्र है। तो ब्रेन भी 3 प्रकार के होते हैं, बायोलॉजिकल टर्म में प्रोजेंसेफेलॉन यानी फोर ब्रेन, मेजेंसेफेलॉन यानी मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क, और रोम्बेसेफेलॉन यानी हाइंड ब्रेन। और फोर ब्रेन भी 2 भाग में बटा होता है, सेरेब्रम एंड डायनसेफेलॉन। सेरेब्रम 2/3 भाग यानी मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, और वही सेंस ऑफ इंटेलिजेंस है। उसी पे चेतना, तर्क क्षमता, स्नेह, घृणा, आंसरिंग, ये सभी चीज वही निर्णय लिए जाते हैं। उसके बाद डायनसेफेलॉन से हम टेम्परेचर को जो ताप है उसको हम लोग रेगुलेट वो करता है। मिड ब्रेन से हम लोग देखा जो छोटा होता है, और उससे सेंस ऑफ साइट यानी दृष्टि, हम देखने का काम जो उसका निर्णय है उसके द्वारा होता है। और हाइंड ब्रेन में हमने देखा सेरेबेलम, पोन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लांगाटा, और ये मुख्य रूप से हमारे शरीर में बैलेंसिंग का काम करते हैं, ये संतुलन बनाने का काम करते हैं। मुझे क्या बोलना है और क्या आपके बीच में क्या बोल रहा हूँ, हम मस्तिष्क पे चर्चा करना है तो मस्तिष्क के बारे में बता रहा हूँ, हम किडनी वृक्क के बारे में नहीं बता रहे हैं। ये हमारा हाइंड ब्रेन का ही देन है कि हम मस्तिष्क की जब चर्चा कर रहे हैं तो मस्तिष्क की बात कर रहे हैं। अगर कहीं खुशी का माहौल है तो हम मुस्कुरा रहे हैं, गम का माहौल है तो हम गमगीन चेहरे को बनाते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारा हाइंड ब्रेन है। और हाइंड ब्रेन जो यहाँ होता है छोटा मस्तिष्क, वो बैलेंस का काम करता है, हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। इसीलिए अब यहाँ चोट लगती है तो वोमिटिंग, कै आना, वमन आना, ये स्वाभाविक है इस पार्ट में, क्योंकि जब हम कोई चीज पानी पीते हैं तो बैलेंसिंग का काम हमारा हाइंड ब्रेन करता है, पश्च मस्तिष्क करता है। और उसमें जब चोट पहुंचता है तो ना हम अच्छा से बोल सकते हैं, हम बोलेंगे तो हम तुतरा सकते हैं, हम अगर कलम से लिखते हैं तो इस तरह से हमारा हाथ हटा, चलते हैं तो हम इस तरह से एक बैलेंस नहीं बन सकता है। तो ये हमारा हाइंड ब्रेन है। इस तरह से आज हम लोग नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखा। इसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के जो पार्ट 3 में हम लोग जंतुओं में एक और तरह से समन्वय और नियंत्रण होता है, वो केमिकल, रासायनिक समन्वय और नियंत्रण, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बच्चों, आप मेरे चैनल को अब तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक करना नहीं भूलेंगे। यही लाइक हमारे लिए रेनफोर्समेंट का काम करता है। यही आपका लाइक हमें और ऊर्जा के साथ आपके लिए काम करने को प्रेरित करता है, और आप इसे शेयर भी करेंगे। बच्चों, इसके अलावा आप अपने जो रियल फ्रेंड है पुस्तक, उसको जरूर अध्ययन करेंगे, एनसीईआरटी की पुस्तकें का अध्ययन करेंगे। अगर ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक उसमें छूट गया है या कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।